यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है. वी हैव अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी. We have plenty of types of the animals and plant species here. But unfortunately, the people, the students of Jammu and Kashmir don't know the type of biodiversity which we have. Well, today we will come to know about the most two important national parks. इन दो नेशनल पार्क्स में एक नेशनल पार्क हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आती है और दूसरी नेशनल पार्क लद्दाख में आती है. क्योंकि हम 2019 जो लद्दाख है वो एक अलग यूनियन टेरिटरी करार दी गई, तो इस तरह से वो जो वहाँ की नेशनल पार्क है अब वो उसी यूनियन टेरिटरी के अंदर आती है. जबकि जो बाकी नेशनल पार्क्स है जो मेंशनड है इन द सिलेबस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 11th क्लास को लेके, तो वो नेशनल पार्क्स जो है हमें वो सारी की सारी स्टडी करनी है. तो आफ्टर ए लॉन्ग गैप मैं आज आपके लिए ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक आई वाज असाइन्ड द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर फॉर सेंसस. तो जिसमें हमें जो ड्यूटी थी, जो असाइनमेंट था गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमने कंप्लीट किया. तो अब तक मैंने उसी सेंसस के रिलेटेड कुछ एक लेक्चर्स को अपलोड किया, ताकि जो हमारे टीचर्स हजरात है वो एज इनोवेटर्स एंड सुपरवाइजर्स का काम करते हैं, ताकि वो उनके लिए फायदेमंद रहे. और अगर कोई स्टूडेंट अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है कुछ सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसके लिए भी वो लेक्चर्स फायदेमंद साबित हो सकते हैं. तो आज मैं आपको वेलकम करता हूँ जो हम अपनी सीरीज ऑफ जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम CUET 11th क्लास 12th क्लास CBSE या नीट के जैसे एग्जामिनेशंस जो है उनके लिए जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं लेक्चर्स के अंदर मैं आपको वेलकम बैक करता हूं. तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपके सिलेबस में है. एक है दाशीगाम नेशनल पार्क और दूसरी है हेमीज हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क. तो पहले हम दाशीगाम नेशनल पार्क से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको पता है, जो दाशीगाम नेशनल पार्क है, ये जो टर्म दाशीगाम है, ये एक कश्मीरी टर्म है. दा का मतलब है 10 एंड गाम का मतलब है विलेज. तो ये जो दाशीगाम का एरिया है, असल में पहले ये माना जाता है कि उस एरिया में तकरीबन फार फ्लंग 10 विलेजेस हुआ करते थे. तो उन 10 विलेजेस को कलेक्टिवली दाशीगाम का नाम दिया गया था. उसके बाद राइट इन 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल पार्क. लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री की ओर देखेंगे तो इसको राइट फ्रॉम 1910 में ही इसको एक प्रोटेक्टेड जोन फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड फॉर जंगल्स एंड फॉर द हैबिटेट फॉर डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, इसको एक प्रोटेक्टेड जोन माना गया था राइट फ्रॉम 1910. बट सो फार एज दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, इट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1981. तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो दाशीगाम नेशनल पार्क है ये है बिकॉज ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ 10 विलेजेस देयर. तो इसको अप्रोच करने के लिए आपको श्रीनगर के जो हेडक्वार्टर्स है वहां से सिर्फ 32 किलोमीटर की डिस्टेंस करनी है आपको, और आप दाशीगाम नेशनल पार्क पहुंच जाते हो. तो ये जो दाशीगाम नेशनल पार्क है, अगर इसकी लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे, जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं, तो उन वेस्टर्न हिमालयाज में जो जबरवन माउंटेन्स आते हैं उन्हीं के अंदर ये दाशीगाम नेशनल पार्क आती है. और दाशीगाम नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो अराउंड 141 स्क्वायर किलोमीटर्स का है. और ये जैसा कि मैंने कहा, ये हमारे कश्मीर की सबसे पहली डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क एंड डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड जोन है. और ये जो दाशीगाम है, इसके अगर हम जियोग्राफिकल पैरामीटर्स को देखेंगे तो इसको डिवाइड किया गया है इनटू 2 रीजन्स. वन इज लोअर दाशीगाम एंड अनदर इज अपर दाशीगाम. तो इन दोनों को लेके जो लोअर एंड अपर दाशीगाम है, तो जो लोअर दाशीगाम होता है तो उसके अंदर स्नोफॉल कम होता है, और जो अपर दाशीगाम है उसके अंदर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है. क्योंकि अगर हम फ्रॉम मीन सी लेवल से देखेंगे तो ये 1600 से लेके 4200 मीटर्स की ऊंचाई पे है अबव द मीन सी लेवल. तो जब इतनी ऊंचाई पे अपर दाशीगाम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्नो क्लाड माउंटेन्स होते हैं, पीक्स होते हैं, वहाँ की कंपेरेटिव वेजिटेशन कम होती है, और वहाँ पे अकॉर्डिंगली जो फ्लोरिस्टिक एंड फॉरेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे प्रिवेल करती है.
with respect to the prevailing environmental and weather conditions. तो अगर हम इसके और कुछ फिजिकल पैरामीटर्स की बात करेंगे तो दाशीगम नेशनल पार्क के बीच में से एक इंपॉर्टेंट रिवर गुजरता है जिसका नाम है दगवन रिवर, और इसके अंदर आपको एक लेक भी देखने को मिलेगी, व्हाट इज कॉल्ड एज मार्सर लेक, जो मार्सर लेक के नाम से जानी जाती है वो लेक। और अगर हम यहाँ का जो फाना एंड फ्लोरा है तो यहाँ के फ्लोरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में मेन जो यहाँ के जंगलों के अंदर ट्रीज आती हैं उनके अंदर देवदार है, पाइन, ओक, बर्क, वालनट और विलो, पॉपुलर, चिनार, वाइल्ड चेरी है, एल्पाइन, मीडोज, एप्पल और बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जिन फ्लावर्स में जो यहाँ पे श्रब्स या हर्ब्स पाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेडिकली इंपॉर्टेंट वो हर्ब्स या श्रब्स होते हैं। और अगर हम यहाँ के फाना की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादातर हांगुल, जो कश्मीर प्राइड के नाम से भी जाना जाता है, और जो हमारे कश्मीर का यूनियन टेरिटरी एनिमल भी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एंटलर्स, ब्राउन गोट और ब्लैक बियर एंड ब्राउन बियर दोनों देखने को मिलेंगे, स्नो लियोपर्ड देखने को मिलेगा और हिमालयन सीरो देखने को मिलेगा, और जंगल कैट, जैकाल, हिल फॉक्स एंड ओटर। तो इसके अलावा फॉरेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेंगे उनमें ज्यादातर आपको हिमालयन मनाल है, फ्लाईकैचर है, गोल्डन ईगल है, क्रिम्सन ट्रैगोपैन है और बियर्डेड वुलचर है। और इसके अलावा अगर हम इस पार्क के अंदर कुछ कंजर्वेशनल चैलेंजेस की बात करेंगे तो उन चैलेंजेस के अंदर ज्यादातर यहाँ का पहले जो इश्यू रहा है वो पोचिंग का इश्यू रहा है। पोचिंग, यहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें जैसे कश्मीरी स्टैग यानी हांगुल है और उसके अलावा जो मस्क डियर वगैरह है तो उनकी पोचिंग पहले हुआ करती थी, विच अल्टीमेटली मेड दी स्पीशीज स्ट्रिक्टली एंडेंजर्ड। तो ये इस पार्क की कंजर्वेशन के अंदर एक मेजर चैलेंज रहा है, हालांकि इस पे बहुत हद तक अब काबू पा लिया गया है। और इसके साथ साथ जो लोकल ग्रेजिंग वगैरह होती है उसके साथ साथ पहले डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस में जो लोकल लोग वगैरह होते हैं तो ये चैलेंजेस बनाते हैं, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर ह्यूमन्स एंड सम डिपार्टमेंट्स जो है हमारे कश्मीर के अंदर, तो उनकी वजह से जो ओवर अर्बनाइजेशन होती है उस ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ के अंदर जो वाटर बॉडीज है, वहाँ के अंदर जो हैबिटेशनल एरियाज हैं तो अब धीरे धीरे वो भी स्पॉइल हो रहे हैं, वो गंदे हो रहे हैं, वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये मेजर कुछ चैलेंजेस है इसके कंजर्वेशन के अंदर। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो यहाँ एंडेंजर्ड हांगुल यानी कश्मीरी स्टैग है उसकी प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा जो इस नेशनल पार्क दाशीगम नेशनल पार्क का जो रोल पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा और करंटली भी इसका मेजर रोल है। और इसके अलावा जो कुछ डियर फैमिलीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डियर्स है उनकी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए भी ये पार्क अच्छी मानी जाती है। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए ये कन्वीनियंट नेशनल पार्क है। और इसके अलावा जो वाटर कैचमेंट फॉर स्ट्रॉन्गर, ये जो सिटी है जो श्रीनगर की सिटी है, श्रीनगर की सिटी के लिए जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोविजन है वो ज्यादातर इसी जो इसके बीच में से ये जो दरिया है या इसके अंदर ये जो मार्सर लेक है या जो डगवन रिवर है इन दोनों की मेजर कंट्रीब्यूशन है फॉर द प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द श्रीनगर सिटी। तो ये कुछ मेजर फीचर्स थे इस दाशीगम नेशनल पार्क के। तो अगर ये दाशीगम नेशनल पार्क के हवाले से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बोर्ड एग्जाम है तो आपको ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन, एक छोटा सा नोट यहाँ पे इस लेक्चर से आपको बनेगा तो आप इजीली वो 2 या 3 मार्क्स हासिल कर सकते हो। बिसाइड्स इफ यू आर योरसेल्फ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, आपको अपनी पहली नेशनल पार्क के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से आज के इस लेक्चर से फराहम होगी। और दूसरी नेशनल पार्क जो आज हम स्टडी करेंगे वो है हेमिस हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क। तो पहले ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में ही थी लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आती है। और जो हेमिस हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क है ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। आउट ऑफ ऑलमोस्ट 550 नेशनल पार्क्स इन इंडिया जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है हेमिस हाई आल्टीट्यूड
नेशनल पार्क, क्योंकि ये अराउंड 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हुई है। और इसकी जो अगर हम मीन सी लेवल के ऊपर ये कितनी है उसकी बात करेंगे तो फ्रॉम 3000 टू 6000 मीटर्स है ये अबव द मीन सी लेवल। तो इसके अंदर जो कुछ मेजर स्पीशीज हैं उस मेजर स्पीशीज में स्नो लियोपर्ड आता है, और जिसकी वजह से इसको कहा जाता है स्नो लियोपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। इस चीज को आप ध्यान से याद रखना कि इस हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क को इंडिया की स्नो लियोपार्ड कैपिटल भी जो नाम है उसको ये दिया गया है। और ये ज्यादातर ये नेशनल पार्क जानी जाती है बिकॉज ऑफ इट इज फ्रेजाइल इकोसिस्टम। इसके अंदर आपको ज्यादा स्पीशीज ऑफ ग्रासेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ज्यादातर ठंडा एटमॉस्फेयर जो है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो पीक्स है वहां पे स्नोफॉल होता है। ठीक है, ज्यादा वास्ट वेजिटेशन इसके अंदर है ही नहीं। तो ये जो नेशनल पार्क है, अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसको जांच लेंगे तो ये एक्चुअली हेमिस जो मोनेस्ट्री है, अगर आप इफ यू वुड हैव बीन लद्दाख समडे, तो वहां पे जो हेमिस मोनेस्ट्री है वो इसके बिल्कुल बगल में नजदीक में पड़ती है, और जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। तो हेमिस मोनेस्ट्री की वजह से ही इसको नाम दिया गया है। तो अगर हम जो है इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे तो ये जो है साउथ ऑफ इंडियन ईस्ट हिमालयाज, जो इंडियन ईस्ट हिमालयाज आते हैं तो उस ईस्ट हिमालयाज का जो साउदर्न रीजन है उस साइड में ये लोकेटेड है। ठीक है, और इसके अंदर आपको कुछ वैलीज भी देखने को मिलेंगे जिनमें ज्यादातर बहुत अच्छी जो वैली मानी जाती है दैट इज मारखा वैली एंड दैट इज रुम्बक वैली। मारखा जिसको अक्सर MR वैली के नाम से भी हम जानते हैं, मारखा एंड रुम्बक वैली। और उसके अलावा इसके अंदर एक बड़ा मिडो रीजन है जिसको हम कहते हैं सुमदा रीजन। ठीक, तो ये जो सुमदा रीजन है ये बड़ा मिडो बड़ा एरिया है। तो यहाँ आप ट्रैकिंग, यहाँ आप ये जो है ट्रैकिंग के हवाले से टूरिज्म की जो एक्टिविटीज है वो अच्छी तरह कर सकते हो। और इसके बीच में से कुछ इंडस ट्रिब्यूटरीज गुजरती हैं, और एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है मारखा रिवर। जो मारखा वैली होती है इसके अंदर जो मैंने आपको कहा MR रीजन, मारखा एंड रुबक, असल में जो मारखा है वो एक दरिया का नाम है, उस दरिया के अगल बगल में जो वैली है दैट वैली इज कॉल्ड एज मारखा वैली। तो यहाँ एक तो कुछ ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस है और मारखा रिवर भी इसके बीच में से भी बहता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे, बहुत ही जैसा कि मैंने कहा कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अपर रीजन में वेरी हाई स्नोफॉल होता है, और टेम्परेचर यहाँ -20 तक चला जाता है, और यहाँ बहुत कम रेनफॉल होता है क्योंकि जो हिमालयन शेडो का जो रीजन आता है, जैसे ईस्टर्न हिमालयाज है और ईस्टर्न हिमालय के साउदर्न रीजन जो है, उसी साउदर्न रीजन में हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, इसकी जो वैलीज है, इसकी जो प्लेन्स है, उन प्लेन्स में ये हिमालयन शेडोज के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से रेनफॉल बहुत कम, बहुत ही स्कैंटी होता है। अलबत्ता टूरिज्म एक्टिविटी में जिसमें ट्रैकिंग सबसे ज्यादा इसके अंदर बड़ी मशहूर है, इस नेशनल पार्क में अगर आपने एज ए टूरिस्ट कभी विजिट किया तो ट्रैकिंग करने में बहुत ही मजा आता है इसमें। और आप याद रखोगे अगर हम यहाँ के फ्लोरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन या फॉरेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फ्लोरा में यहाँ तक ज्यादातर ग्रासेस तो है ही नहीं, अब जो है उनमें अल्पाइन ग्रासेस है, उसमें जूनिफर श्रब्स भी आते हैं इनके अंदर, और बड़े ट्रीज में विलो, पॉपुलर, वाइल्ड रोज एंड कैरागाना श्रब भी इसके अंदर आता है। और इसके साथ साथ ये भी मेडिसिनल प्लांट्स ही है, और इन मेडिसिनल प्लांट्स में ये माना जाता है कि इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दे आर बीइंग यूज्ड बाय द लद्दाखीज अगेंस्ट एज टैनिन्स अगेंस्ट द वर्म्स एंड अगेंस्ट मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन एंड चेस्ट। ये भी रिसर्च से पता चला है कि इनके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन मेडिसिनल प्लांट्स की। और अगर हम यहाँ की फाना की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा, इसको स्नो लियोपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो स्नो लियोपर्ड ज्यादा है, और टिबेटन वुल्फ इसके अंदर आता है, और ब्राउन बियर आता है, ब्लैक बियर नहीं है, ब्लैक बियर इसके अंदर आता है। और इसके अलावा रेड फॉक्स है, माउंटेन वीजल है, और एशियाटिक आइबेक्स है, बारल और लद्दाख विरेल है, एंड गोल्डन ईगल यहाँ के बर्ड स्पीशीज के अंदर आती है, और हिमालयन ग्रिफन है, और स्नो पैट्रिज है, टिबेटन स्नोकॉक है, और रॉबिन एक्सेंटर है। ये रॉबिन एक्सेंटर
भी यहाँ पे देखने को मिलता है एज ए ब्यूटीफुल बर्ड। तो ये कुछ फानेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ जो बर्ड्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो इस पार्क के अंदर चैलेंजेस है वो है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द मेन वाइल्ड स्पीशीज ऑफ दिस स्नो लियोपार्ड। और उसके अलावा स्नो लियोपार्ड के साथ साथ जो आइबेक्स वगैरह है और इसके साथ साथ जो जैसे मस्क डियर वगैरह है उनकी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन भी यहाँ पे एक चैलेंज रहा है, क्योंकि यहाँ की जो वेदर कंडीशंस है वो बड़ी खतरनाक कंडीशंस होती हैं। तो प्रॉपर वाइल्ड लाइफ के जो हमला होता है वो प्रॉपरली अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं कि जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ के अंदर जो जितनी भी एनिमल स्पीशीज हैं या जो प्लांट स्पीशीज है उनको प्रॉपरली मैनेज करना और उस हैबिटेट को बचाना। तो एनवायरनमेंट उनके लिए, ये वेदर उनके लिए बड़ा टफेस्ट चैलेंज होता है। बाकी इन कंपैरिजन टू द नाशीगम नेशनल पार्क यहाँ पे अर्बनाइजेशन बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन हैबिटेशन, उस चीज का खतरा यहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत कम है। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दीज टू स्मॉल टॉपिक्स। तो ये दो जो टॉपिक्स है इनमें से कोई एक टॉपिक आपको 2 या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो काजीनाग नेशनल पार्क है या सलीम अली नेशनल पार्क है या जो बाकी नेशनल पार्क हमने पढ़ने हैं, तो मैं आपको उन 2 लेक्चर्स के साथ जिसमें हम ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ पार्ट ऑफ योर सिलेबस विद रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर, तो मैं वो 2 लेक्चर्स भी प्रिपेयर करूंगा। मिलते हैं उन्हीं लेक्चर्स में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।